नेशनल ग्रिड के तो 562 अरब रुपए थे और 170 अरब रुपए तो ये गैस के हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो 800-900 अरब रुपए की नादहिंदा पार्टी हो उसके लाइसेंस को एक्सटेंड करने के लिए भी सब लगे हुए हैं और उससे मुआहदे भी कर रहे हैं, जबकि कराची को ज़रूरत ही नहीं है बीच में इस फ्रॉड कंपनी की। ये शेयर जितने जो लोग लेते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये डायरेक्ट जनरेशन हमारी अपनी हो सकती है जो कि ऑलरेडी है। इससे हमारे ऊपर जो बोझ है वो कम होगा। ये ख़राब प्लांट चलाकर जो हमसे चार्ज करते हैं, ये जान जो हमारी छूटेगी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर जो बिलों में इजाफा होता है। तो बहरहाल अफसोस की बात यह है कि अदालतें भी इसमें अपना कोई काम नहीं कर रही हैं। अब हम आते हैं अपने ये जो मेरा ब्रांड पाकिस्तान है। बेसिकली आइडिया ये था कि जब ये 7 अक्टूबर में को जंग शुरू हुई है और इसराइल ने जिस तरह से बच्चों को शहीद किया है, 23,000 लोग शहीद हो चुके हैं जिसमें 10,000 से ज़ायद बच्चे हैं। 112 सहाफ़ी कत्ल कर दिए हैं इसराइल ने और कोई पूछने वाला नहीं है। आज़ादी सहाफ़त का बहुत बड़ा चैंपियन अमेरिका सहाफ़ियों को मारने के लिए, बच्चों को मारने के लिए, औरतों को मारने के लिए, बमबारी करके सब कुछ तहस नहस करने के लिए, पानी और बिजली बंद करने के लिए, अस्पतालों पे बमबारी करने, इनक्यूबेटर से बच्चे निकाल कर उनको लाशों में बदलने के लिए अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है। और अफसोस की बात यह है कि इसके ऊपर अवाम तो उठकर खड़े हुए हैं, मगरिबी अवाम। पहली मरतबा उनमें यह शऊर पैदा हुआ है, सोशल मीडिया ने अवेयरनेस पैदा कर दी। लेकिन जो हुक्मरान है अमेरिका के, रियासत अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, ये सारे के सारे इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं इंसानियत को कुचलने के लिए। तो जो भी इंसानियत दोस्त है वो इसराइल की मजम्मत कर रहा है, फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती कर रहा है। और एक बहुत बड़ी कैंपेन बनी जिसमें लोगों ने कहा कि वो कंपनियां जो इसराइल के मफादात को पूरा करती हैं उनका हम बाइकआउट करेंगे। और ये मुस्लिम दुनिया में भी हुआ और गैर मुस्लिम दुनिया में भी हुआ। ज़ाहिर है बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली इसराइल को सपोर्ट करती हैं, तो वो बाइकआउट कैंपेन आगे बढ़ी और बड़ी जज्बातियत है। हर बाज़मीर इंसान इस पर फिक्रमंद है कि एक दहशतगर्द इसराइल है और उसकी दहशतगर्दी में हम क्यों कंट्रीब्यूट करें, हम क्यों उनको फराहम करें कि जिसके नतीजे में वो हमारे ही बच्चों को कत्ल करें। इसके नतीजे में एक शऊर पैदा हुआ है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये प्रॉब्लम होती है कि लोग दूसरा सवाल ये करते हैं कि हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है। हालांकि ऑल्टरनेट मौजूद होते हैं, उसमें इश्यूज ज़रूर होते हैं क्वालिटी के, कंप्लाइंस के, लेकिन क्वालिटी और कंप्लाइंस वाले भी बहुत बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं। लेकिन चूंकि वो मल्टीनेशनल कंपनियों का, उनकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो प्रमोट नहीं होते, वो स्टोर्स में हाईलाइटेड नहीं होते, वो उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जिस लेवल की इन्वेस्टमेंट बड़ी कंपनियां कर रही होती हैं। पाकिस्तान के ब्रांड्स अगर पॉपुलर होंगे, 25 करोड़ की आबादी है और पाकिस्तान की कंपनियां प्रमोट होंगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, बल्कि इसके नतीजे में इनकी एक्सपोर्ट भी होगी। इन कंपनियों की इस एक्सपोर्ट से हमें जो है वो बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत फिर हमने फैसला किया कि ना सिर्फ वो प्रोडक्ट्स के जो इसराइल को ताकत पहुंचा रही हैं अवाम उसका बाइकआउट करें, बल्कि उनका ऑल्टरनेट भी और इसके अलावा भी पाकिस्तानी ब्रांड्स को हम प्रमोट करें और लोगों के सामने लेकर आएँ, जिसके लिए हमने दारुल हक में पहले प्रोग्राम किया था। फिर उसके बाद वहीं हमने ऐलान किया और हमारे ये पूरी टीम जो पाकिस्तान बिजनेस फोरम है वो और अलखिदमत और इसी तरह हमारी इंडस्ट्रियल लाइजनिंग कमेटी, ये सब मिलकर ये करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह 20-21 जनवरी को ये एक बहुत हिस्टोरिकल प्रोग्राम होगा जिसमें पाकिस्तान के हवाले से चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। और मेरी दुआ है कि ये सक्सेसफुल हो, कराची के अवाम इसमें पार्टिसिपेट करें, यहाँ से ख़रीदारी भी कर सकते हैं, विज़िट भी कर सकते हैं और ये सारी कंपनियाँ पार्टिसिपेट कर सकती हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसके नतीजे में जो भी आमदन अगर हो जाती है तो उस आमदन को हम फ़लस्तीन फ़ंड में देंगे, अपने गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के लिए, अपने भाइयों बहनों और बच्चों के लिए। कि इस वक्त पाकिस्तान में इंतख़ाबात हो रहे हैं और रोज़ाना एक सवाल पैदा कर दिया जाता है, अपने इक़दामात से हुकूमत करती है कि ये इंतख़ाब हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेनेट में करारदाद पेश करने का तो कोई जवाज़ ही नहीं था। चंद गिनती के लोगों ने, जिस तरह शबखून नहीं मारा जाता छुप कर कार्रवाई की जाती, इस तरह से कार्रवाई डाली है। ये कार्रवाई किसके ईमा पर डाली गई है? कौन सी पार्टी है जिसको ख़तरा है कि अगर आवाम के सामने जाएंगे तो उन्हें वोट नहीं पड़ेंगे? तो ये सारी कार्रवाइयाँ इसलिए की जा रही हैं कि जिसके नतीजे में मायूसी फैले, जिसके नतीजे में कन्फ्यूजन फैले। और हम इसका तजर्बा रखते हैं कराची में 3 मरतबा इलेक्शन मुलतवी हुआ, बल्दियाती इलेक्शन। चौथी मरतबा जब हुआ तो आखिरी रात तक साजिशें हो रही थीं
और ये बात आ रही थी कि बाइकआउट हो रहा है, इलेक्शन ख़त्म हो रहा है, इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में टर्नआउट कम हो जाता है। तो बाज़ लोग ये चाहते हैं कि टर्नआउट कम हो ताकि उसके नतीजे में मैनेवरिंग करना आसान हो जाए, जिसके नतीजे में नतीजे बदलना आसान हो जाए। तो पाकिस्तान के अवाम को इस चैलेंज को कबूल करना चाहिए। जितनी भी साजिशें हों, इस इलेक्शन को वक्त पे होना चाहिए और भरपूर इसमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बहुत होती है, लेकिन कल हमने शाहकार देख लिया कि जिसको खुद अदालतों ने मुजरिम करार दिया, उनके लिए ख़ास किस्म से कानून साजी करके उनको पास कर दिया गया है कि वो नाअहल से अहल हो गए। लेकिन कौम जानती है कि कौन अहल है और कौन नाअहल है। कौम को पता है कि ये लोग अगर अहल होते तो आज पाकिस्तान का हाल ये ना होता। कौम के बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान में अगर 76 साल में तबाही हुई और बर्बादी हुई है तो इन्हीं लोगों ने की है कि जो असल में नाअहल हैं, लेकिन इनको बाज़-औक़ात सर्टिफिकेट अहलियत के मिल जाते हैं। बेड़ा गर्क करके रख दिया, करप्शन और लूट मार। और ये कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये क्या तमाशा है कि बादशाह सलामत बनाकर मुजरिम के स्टेटस के आदमी को लाया जाए और फिर एयरपोर्ट से ही उसके हक़ में अदालती कार्रवाई शुरू हो जाए और बिला आखिर उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि आपकी नाअहली 5 साल के लिए जो है वो थी। मैं समझता हूँ कि इस पर रिव्यू होना चाहिए। मैं अदालती फ़ैसले और अदालत के ऊपर तो कानूनी कमेंट नहीं कर सकता, मतलब कानूनी चीज़ तो कानूनी लोग करेंगे, लेकिन एक शहरी की हैसियत से हम बहुत कुछ समझ रहे हैं और हम बहुत कुछ जान रहे हैं। और ख़ुद हम जो डिवीज़न देखते हैं अदालत में और सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हमें बहुत कुछ बता रही है कि कोई इदारा भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अब लोग एतमाद कर सकें। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि ख़ुद अदालत उज़्मा में जो है वो ये डिवीज़न नज़र आती है हमें। और मैं चाहता हूँ कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर इक़दाम करें और उनके फ़ैसले ये बात साबित करें कि वो बाइस्ड नहीं है, वो किसी के फेवर में नहीं है, वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। और उन्हें उसी तरह से जो है वो अपने फ़ैसले देने चाहिए जिसमें सबको पता चले कि वाक़तन ये हक़ और इंसाफ की बुनियाद पर है, किसी की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर नहीं है। इसलिए अदालत उज़्मा का फ़ैसला है, उस पर रिव्यू में जो भी जाएगा उस रिव्यू के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन इंसाफ के मुतालिक एक बात तो हमें ये अदालत वाले ही बताते हैं कि इंसाफ होना भी चाहिए और इंसाफ दिखना भी चाहिए। अगर इंसाफ हो और इंसाफ दिखे नहीं तो इसका मतलब है अधूरा इंसाफ है, अदालतें अधूरे फ़ैसले दे रही हैं। तो हम ये सवाल करते हैं कि कल जो कुछ हुआ है, क्या पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों ने इंसाफ होता हुआ देखा है? फ़ैसला ज़रूर सुना है। ये सवालिया निशान जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के लिए है। और मेरी अब भी उनसे ये रिक्वेस्ट है, अगरचे कि कोई भी बात ऐसा माहौल बन जाता है कि जिसके नतीजे में आप कोई भी सवाल करते हैं, जायज़ मुतालबा भी करते हैं, तो वो अपने ही गले पड़ जाता है। हम अब भी ये समझते हैं कि जो आरओज़ और डीआरओज़ के ज़रिए इंतखाब करवाए जा रहे हैं इंतज़ामिया के ज़रिए, ये शफ़ाफ़ इलेक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ही नहीं, बहुत वाज़े तौर पर एक निशान है। और इसमें मैं हैरान हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने कैसे अदलिया से वो अमला फराम नहीं किया और उसका इनकार किया, जिसके नतीजे में शफ़ाफियत बेहतर हो सकती थी, लेकिन उसका इम्कान ही जस्टिस फ़ाइज़ साहब की बात से ख़त्म हो गया। तो ये होना चाहिए था, अदलिया से ही होने चाहिए थे। अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन लोगों को बाकायदा अपॉइंट कर रहा है जो ख़ास तौर पर हमारे सिंध में पीपल्स पार्टी के मंजूर नज़र अफसरान हैं, और फोकल पर्सन भी इलेक्शन के वही बन रहे हैं। डीसीज़ को ये इख्तियार दिया हुआ है। अब मुझे बताएं कि डीसीज़ तो पिछले 15 साल का जो सिस्टम काम करता रहा है, इस सिस्टम में ज़ाहिर इन्फ्लुएंस्ड हैं पीपल्स पार्टी के, तो उनकी मर्ज़ी का पूरा अमला अगर तैनात होगा तो फिर उसमें आप कौन से इलेक्शन की तवक्को करते हैं कि शफाफियत होगी, जबकि कितने बड़े तजर्बे से हम गुजर चुके हैं। कराची के मेयर के इलेक्शन पूरी दुनिया में लोगों को पता चल गया कि इसमें फ्रॉड हुआ, इसमें जालसाजी हुई, इसमें इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की ए टीम का किरदार अदा करता रहा। उन्होंने नतीजों को तब्दील किया और कराची के अवाम का हक खा लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सवाल है इलेक्शन कमीशन पे और अदालत उज़्मा पे। और चीफ जस्टिस साहब से हम अब भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन तमाम चीज़ों को ओवरऑल रिव्यू करें, और जहाँ उन्होंने ये कहा कि हम 8 फरवरी का इलेक्शन 8 फरवरी को करना चाहते हैं, तो उसकी शफाफियत की भी तो मॉनिटरिंग करें और देखें कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अगर ऐसा सब कुछ नहीं होगा तो फिर ये तासुर बनता है कि अब तो बिल्कुल सब मिलकर ही जमहूरियत के ऊपर शबखून मार रहे हैं और जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल ये चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में वैसे भी बॉल होती है और अब भी ये बॉल है, कौम की मुस्तकबिल का फैसला है। ये इलेक्शन कोई ऐसी मामूली चीज़ तो नहीं होते। तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए,
और किसी की पार्टी के साथ ज्यादती और किसी पार्टी को बादशाह सलामत बना के नहीं लाना चाहिए। यह कहना कि 18 में भी यही हुआ था तो एक गलत चीज़ मिसाल नहीं बन सकती। अगर 18 में आपने सब कुछ किया था तो इसका मतलब है आप हालात से सीखे नहीं, आप फिर ये करना चाहते हैं, फिर अगली दफ़ा कुछ और करना चाहते हैं, तो कौम को इसी में उलझा के रखेंगे, लोगों को नहीं छोड़ेंगे अपने ऊपर के वो अपने पसंद के लोगों को मुंतखब करें। आप ही रहनुमाई करेंगे कि किसको जेल में होना चाहिए और किसको बादशाह बनना चाहिए। अगर आप ही को रहनुमाई करनी है तो फिर ये इलेक्शन पे कौम के पैसे क्यों ज़ाया करते हैं? इसलिए इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है सबके लिए बराबर के मौके। इस वक्त जो मजमूई तौर पर शहर की सूरत हाल है वो सबके सामने है कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग 10 घंटे तो खुद कहा है कि हमारी मैक्सिमम लोड शेडिंग 10 घंटे, आज अखबार में खबर है। अब अंदाज़ा लगाइए कि 2005 से लेकर आज 2024 हो गया, 19 साल में इन्होंने लोड शेड फ्री नहीं किया कराची को, और इन्होंने अब भी ये कहते हैं कि हमने 70% इलाके को लोड शेड फ्री कर दिया है। इलाके को किया है, कंज्यूमर को नहीं किया। कराची के रहने वाला चाहे वो कच्ची आबादी में रहता हो, पक्की आबादी में रहता हो, 120 घर के मकान में हो, 60 गज़ के मकान में हो, या वो 1000 गज़ के और 2000 गज़ के बंगले में हो, इंसान की हैसियत से, शहरी की हैसियत से सबके हुकूक एक जैसे हैं। अगर आप अपने कंज्यूमर की 80% 70% लोगों पे लोड शेडिंग किए हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपने 30% ही अचीव किया, जो कि लाहौर के मुकाबले में भी कम है। तो ये फिर के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज करने का क्या फ़ायदा? लाइन लॉसेस इन्होंने कम नहीं किए, नादेंदा ये कौमी इदारों के हैं। कराची के अवाम के 52 अरब रुपए वापस नहीं किए, बगैर मुआहदे के उनको गैस की सप्लाई हो रही है, फरसुदा प्लांट ये चला रहे हैं। तो कौन सी हुकूमत है कि जो इसमें मुलव्वस नहीं है, इस पूरी करप्शन में जो के इलेक्ट्रिक कर रहा है? तो ये लोड शेडिंग जो है वो फ्री होना चाहिए शहर को। दूसरी बात यह है कि ये कहाँ का इंसाफ है कि आप एक जगह पर अगर किसी ने बिल नहीं दिया हुआ, मैं कहता हूँ 90 लोगों ने भी अगर बिल नहीं दिया 100 में से, तो 10 लोगों की बिजली आप नहीं काट सकते। कानून में ये बात मौजूद है, नेपरा के फैसलों में ये बात मौजूद है, अदालत में ये बात मौजूद है। एक माफिया पार्टी जो एक कंपनी माफिया बनकर अदालत के खिलाफ काम कर रही है, नेपरा के फैसलों के खिलाफ काम कर रही है, और वजीर तवानाई उसे शाबाश दे रहे हैं, तो अपने हिस्से का काम कोई करे नहीं, शहरियों को अवार्ड देंगे। तो इसलिए इस पूरे माफिया का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इस वक्त गैस का शदीद तरीन बहरान है, और गैस का ये बहरान रेजिडेंशियल एरिया में भी है और सनतों में भी है। ये जानते हैं, बाबर भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं, कि तकरीबन आपने 200% गैस की कीमत में इजाफा कर दिया, और उसके बाद हाल ये है कि प्रेशर ही नहीं आ रहा, इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, ऑर्डर्स कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, पहले ही मईशत का हाल बुरा है, पहले ही एक्सपोर्ट पूरी नहीं हो रही, और आप गैस भी फराहम नहीं कर रहे। आप RLNG के लिए तय हुआ था कि बड़े बड़े कंटेनर्स तामीर किए जाएंगे ताकि अच्छे वक्तों में इसको ख़रीद लिया जाए तो हमें सस्ता पड़ेगा, लेकिन ये जब डिले करते हैं तो हमें महंगा पड़ता है और स्टोरेज का इंतज़ाम नहीं है। फिर RLNG पे हम गए क्यों? हमारे पास तो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो आइडेंटिफाइड ब्लॉक है उसको खोल क्यों नहीं रहे? गैस को जब आप बंद कर देते हैं, बाकायदा होता यह है कि सुई नॉर्दर्न गैस को ये कहा गया कि आप अपनी जो है बहुत सारे कुएं बंद कर दें, साउदर्न गैस से भी कहा गया। आप जब कुएं बंद करते हैं और उसको दोबारा ऑपरेट करना शुरू करते हैं, बाज़ औक़ात टेक्निकल मसाइल आ जाते हैं, गैस उस तरह से आपको मिलना शुरू नहीं होती, रुकावट आ जाती है, और बाज़ औक़ात तो वो जो सोर्स होता है वो ख़राब हो जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? जब आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं तो आप क्यों फिर किकबैक्स ले रहे हैं RLNG में? ये सारे लोग यही काम करते हैं, कोई भी हुकूमत में हो, सब कौमी खजाने पे डाका डालते हैं और हमें बहरान में मुब्तला करते हैं। प्राइस देखें आप कहाँ चली गई है, सैकड़ों का बिल अब हज़ारों में आ रहा है, और 12-12 घंटे गैस होती नहीं है। बाज़ इलाकों में तो गैस आ ही नहीं रही, 2-2 महीने से, 3-3 महीने से। औरंगी टाउन में लकड़ियां जमा कर रहे हैं लोग और उस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। कितने इलाके ऐसे हैं जहां पर यह हाल किया हुआ है, गैस की फराहमी नहीं है। तो आप ये बताइए कि ये कहां लेकर चले गए जालिम? किस तरह हमें जाके धक्का दे दिया इन 76 साल से लूटने वालों ने। इनके हाथ में निज़ाम है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास कुव्वत है, जो सिस्टम को चला रहे हैं, इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। जबकि आगे बढ़ने के हमारे पास कितने मौके मौजूद हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो इसलिए इनसे जान छुड़ानी होगी, और कम से कम आवाम को ये चाहिए कि वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो और भारी वोट डालें।
मैं शहर कराची के आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो जमात इस्लामी को इन ब्लॉक वोट डालें, इसलिए कि अब तक इस शहर का मैंडेट बिकता रहा है, सौदागरी होती रही है और कराची वालों को कुछ नहीं मिला। जमात इस्लामी इस शहर की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है और बल्दियाती इलेक्शन में कराची के अवाम ने हमें सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं। कराची के अवाम अपना ये ट्रेंड बरकरार रखे, बल्कि और ज़्यादा वोट दें और ज़्यादा सीटें दें, तो इंशाअल्लाह ये सीटें इतनी हैं कि इसके बगैर सिंध हुकूमत नहीं बन सकती। और हम उन लोगों की तरह सौदेबाजी करने वाले लोग हैं ही नहीं कि जिन्होंने कराची को बेचा, कराची के नौजवानों के मुस्तकबिल को बेचा, कराची के तालीम को बेचा, सेहत को बेचा, अपनी जायदादें बनाई, अपने लिए तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन कराची को कुछ नहीं मिला। जमात इस्लामी कराची के अवाम के एक एक वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी और हम वो कुछ हासिल करेंगे जो हमारा हक़ है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि इन ल्यू ऑफ अ ट्राई, जो ओजेटी होती है, जो ओजेटी आती, पहले हमें चुंगी मिला करती थी, फिर ये चुंगी सिस्टम ख़त्म हुआ तो ये तय हुआ 18वीं तरमीम के बाद कि सेल्स टैक्स की मद में हमें पैसे मिला करेंगे सूबों को, सूबों के पास ये पैसे आ जाते हैं। तो इन ल्यू ऑफ अ ट्राई में जो पैसे आते हैं वो उसका शेयर कराची का पहले 30 जून 1999 के मुताबिक 76% था। पीपल्स पार्टी और MQM ने 2008 से ही लोग हुकूमत में थे, कम करते 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 ये सवालिया निशान है। मैंडेट MQM को मिला और MQM ने बेचा और हमारा शेयर 76% से 20% पे आ गया। और अब हार रुपए हैं जो हमें नहीं मिल रहे, हमारे टाउन्स को नहीं मिल रहे, जिसके नतीजे में डेवलपमेंट रुकी हुई है। कोई सवाल करे ना, मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने से ये काम शुरू हुआ, ये जवाल शुरू हुआ, MQM थी ना, फिर MQM है और मुसलसल ये पीछे हम चलते चले गए। ये एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, इंपोर्ट के ऊपर 1.2% ड्यूटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो कराची को मिलना चाहिए। लास्ट ईयर तकरीबन 70 से 80 बिलियन डॉलर की जो इंपोर्ट हुई है, ऐसा ही है। उस इंपोर्ट पे आप लगा ले 1 बिलियन डॉलर तो बनता है ना हमारा। 1 बिलियन डॉलर का मतलब है कि 300 अरब रुपए, तकरीबन पौने 300 अरब रुपए बनते हैं साल में। साल के पौने 300 अरब रुपए हमें क्यों नहीं मिल रहे? कौन सवाल करने वाला है? मैंडेट बेचने वालों ने वजारतें पकड़ी, गवर्नरशिप पकड़ी, IT मिनिस्टर बन गए, फला मिनिस्टर बन गए। कराची के अवाम को क्या बनाया? हमारा हक मारा जा रहा है, OZT में नहीं मिल रहा, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं है। हमेशा पीपल्स पार्टी को बेचते हैं हमारा मैंडेट, वडेरों की कुर्बानगाह पे कुर्बान कर देते हैं कराची को, कुछ नहीं मिलता, कराची के लिए कोई कुछ नहीं करता। जमात इस्लामी इंशाअल्लाह अवाम वोट डालेंगे, नौजवान वोट डालेंगे, इसलिए कि हम नौजवानों से कनेक्ट करते हैं। और ये जो मैंडेट है 47 सूबाई और 22 कौमी असम्बली का, ये बहुत बड़ी ताकत है। इसके बाद रिजर्व सीट्स हैं, फिर सेनेट है। ये इतना बड़ा ब्लॉक बनता है कि अगर ये ब्लॉक जेन्युइन तरीके से कराची का मुकदमा लड़े, कोई कराची का हक नहीं मार सकता, कोई कराची की गिनती 1.5 करोड़ कम नहीं कर सकता, जिस तरह इन जालिम भेड़ियों ने की है। 1.5 करोड़ इंसान खा गए भाई, MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग, गिनती खा गए, नुमाइंदगी खा गए, मुलाजमतें खा गए, डकार भी नहीं ली। जमात इस्लामी को यह मैंडेट मिलेगा तो देखते हैं कि कौन हमारी गिनती कम करता है, कौन हमारे बच्चों को तालीम से महरूम करता है। 312 अरब रुपए का तालीम का बजट है, इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क है। पंजाब में आप जाएं आपको 1 विंडो ऑपरेशन मिलता है, यहां पर आप जाएं आपको 25 महकमे जबड़ा मतलब मुंह खोले हुए आपको खा रहे होते हैं। आपको अपने 2 इंडस्ट्री की अमलगमेशन नहीं करानी हो ना प्लाटों की, अगर इंडस्ट्री वाले को, तो उसके 25-25, 30 करोड़ रुपए खाते हैं ये, और ये सब मिलकर खाते हैं। तो इनसे जान छुड़ानी, हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। IT एजुकेशन में इतना बड़ा पोटेंशियल इस शहर कराची में, इतना बड़ा पोटेंशियल है। महंगी तालीम है, नहीं लोग ले सकते, गरीब और मिडिल क्लास। जमात इस्लामी तो ऑलरेडी लोगों को पढ़ा रही है, अल्लाह ने चाहा तो बहुत कुछ करेंगे। इसलिए मेरी कराची के आवाम से ये दरख्वास्त है, अपील है कि आप इन ब्लॉक अपना वोट जमात इस्लामी, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का इन्हिसार इस पे है कि आप माफिया से जान छुटे, आपकी बेचने वालों से जान छुटे। तो इसलिए आइए इंशाअल्लाह ताला अब वो दौर शुरू होगा जिसके नतीजे में हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कंटिन्यूएशन में थे, मैं उसमें शुरू में ऐलान करना था, ये 14 जनवरी को ऐसे मौके पर जबकि पूरे मुल्क में लोग इसी पे लगे हुए हैं कि किसको कौन सी सीट मिले, आप पार्टियों को भी देख रहे होंगे
कि उनमें सीटों का झगड़ा पड़ा हुआ है, लड़ रहे हैं, मुल्क की फ़िक्र नहीं, उम्मत की फ़िक्र नहीं, और पूरी कौम एक अजीब मखमसे का शिकार है। और वो वेव जो फ़लस्तीनियों के हक़ में, गज़ा के मुसलमानों के हक़ में पूरी दुनिया में थी, वो वेव आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, जबकि वहाँ तशद्दुद बढ़ रहा है, बच्चे ज़्यादा शहीद हो रहे हैं, 112 सहाफ़ी शहीद हो गए और पूरी यलगार है। सिर्फ हमास के लोग हैं, अल-क़स्साम ब्रिगेड के लोग हैं जो उनका मुज़ाहमत कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, और तकरीबन अब 90 दिन से ऊपर हो गए, 100 दिन होने वाले हैं। इस्माइल हानिया ने यह अपील की है कि एहतजाज किया जाए, लेकिन सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। जमात इस्लामी ने फैसला किया कि इंतखाबात भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह, और पूरी कुव्वत से लड़ेंगे, और इन इंतखाबात को भी हम अपनी ज़ात और अपनी पार्टी के लिए नहीं, कौम के लिए लड़ते हैं। इसको भी हम इबादत समझ के करते हैं, हमारी सियासत हमारी इबादत है। लेकिन इस वक्त हमारी तरजीह में फ़लस्तीन है, तो 14 तारीख को इंशाअल्लाह हम बहुत बड़ा गज़ा मिलियन मार्च करने जा रहे हैं। हमने पहले भी किया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि तसलसल टूट रहा है, जिससे वो फोर्सेस जो प्रो इसराइल फोर्सेस हैं, जो इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं कि इसराइल की हकीकत को तस्लीम करें, हमें उसके साथ जो है मिलना चाहिए, देखें अरब ममालिक जा रहे हैं, देखें ये कर रहे हैं। हम ये वाजे कर देना चाहते हैं कि कोई तसव्वुर भी ना करे इसराइल के साथ पींगे बढ़ाने का, कोई तसव्वुर भी ना करे उसको एक स्टेट मानने का, कोई तसव्वुर भी ना करे कि इसके नतीजे में जो है वो कोई अपने एजेंडे को पूरा करेगा, अमरीकी और यहूदी लॉबी का आलाकार बनकर पाकिस्तानी कौम या में जो है वो कोई इन्फिल्ट्रेट करेगा। इसलिए हमारी ये कौमी जिम्मेदारी है, मिली जिम्मेदारी है, बहैसियत इंसान जिम्मेदारी है कि हम इस पर आवाज़ बुलंद करें और अपने मसाइल में ऐसे ना उलझ जाएं कि हमारे बच्चे शहीद होते रहें और हमें उनकी परवाही ना हो। इसलिए 14 तारीख को एक बहुत बड़ा गज़ा मिलियन मार्च कर रहे हैं इंशाअल्लाह, और मैं तमाम तबक़ाए ज़िंदगी के लोगों से अपील करता हूँ, हर बाज़मीर इंसान से, कि वो वहाँ पर आए, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ और दुनिया का सबसे बड़ा एहतजाज करके दिखाएं इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। शार फैसल पे जी, आपने अभी बात की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन हमने देखा है गुज़िश्ता दिनों जो है सेनेट से करारदाद भी मंजूर हुई, तो उसके बाद से बड़ी बेयकीनी से पैदा होती दिखाई दे रही है कि लोग पूछते फिर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे भी कि नहीं। आप क्या समझते हैं कि इसके बाद भी अभी इलेक्शन का है? नहीं, इलेक्शन होने चाहिए, 8 फरवरी को ही होने चाहिए, और इस तरह की तमाम चीज़ों का नोटिस खुद इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस को लेना चाहिए। और जिस तरह चीफ जस्टिस ने ये फरमाया था कि अगर टीवी पे भी ये बात होगी कि इलेक्शन डिले हो रहा है तो इसका नोटिस लिया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो सेनेट के चेयरमैन के ऊपर उन्होंने क्या कार्रवाई की है, और उन मेंबरान के ऊपर जिन्होंने एक तरह से कार्रवाई डाली है 12-13 लोगों ने, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की है। तो अगर ये कार्रवाई नज़र नहीं आएगी तो फिर लोग सवाल पैदा होता है ना। इसलिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि कन्फ्यूजन रहे, तो आवाम को इस कन्फ्यूजन में नहीं आना चाहिए। भाई जो दूसरी जमातें क्या करेंगी, वो हुकूमत में होती हैं तो इलेक्शन ही नहीं कराते। 2009 से लेकर 2013 तक 14 तक, बल्कि गवर्नर तो उसके बाद भी रहे, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना, तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। सूबाई हुकूमत में भी थे, वफाकी हुकूमत में भी थे, ठीक है। तो पहले तो उसका सवाल का जवाब दें। और जो मैंने आपको एक मिसाल दी ओजेटी की, हमारा शेयर कम होता चला गया, निचली सतह पर इख्तियार कैसे मुंतकिल हो गए, आप पैसे ही लेते चले जाएंगे, तो इसमें तो शरीक जुर्म है एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। इसी तरह से जो हमारे सारे एमडीए, एलडीए, केडीए, केबीसीए, एसबीसीए बन गई, ये सारे इदारे हमसे छिनते चले गए, और ये हर दौर में पीपल्स पार्टी के आलाकार बने रहे एमक्यूएम वाले। तो पहले तो हमारे 35 साल का, हमारी नस्लों का जवाब दें ये कि इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया लोगों को। फिर उसके बाद नारे लगाना, बातें करना, हर इलेक्शन से पहले चपड़ चपड़ गुफ्तगू करना, ये तो बहुत आसान होता है। किया क्या है आपने? पीपल्स पार्टी के हो भाई देखें, पीपल्स पार्टी के हों या एमक्यूएम के हों या किसी भी पार्टी के हों, कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पानी का तो आपको पता ही है कि ये जो पार्टियां बरसर इक़्तिदार हैं, इनकी मर्ज़ी के बगैर ये नेटवर्क नहीं चल सकते, ना सिस्टम चल सकता है। एसबीसीए में जो कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो कुछ होता है,
इन पार्टियों के या मुख्तदिर लोगों की मर्ज़ी के बगैर कैसे होगा? इनके ताने बाने तो पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं और कहाँ कहाँ ये रास्ते जा रहे होते हैं। इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक होनी चाहिए। शुक्रिया।